जी, मेरी आवाज पहुंची क्या आपके पास, सिस्टर तहमीना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं कर रही हूँ तिलावत। मैंने अपनी को शायद कुछ प्रॉब्लम है। जी ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमा फआवा ववजदक ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अब मैं तालीम और उसूल तालीम के मकासद उन्वान पर खिताब फरमाने के लिए दावत दे रही हूँ मोहतरम तारिक नफीस साहब, सेक्ट मेंबर आइटा। मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो आएं और खिताब करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? जी मोहतरम, आ रही है। शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन इला यौमिद्दीन बिरहमतिका नस्तईन। मोहतरम हाज़रीन, प्यारी बहनों और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस उन्वान से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। टॉपिक है एजुकेशन एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन। बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन क्या होती है, लेकिन सोशल सर्किल में एजुकेशन को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। जैसे कि कुछ लोग इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं लिटरेसी, कुछ लोग इसके लिए कुछ दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है। कभी कभी इससे आगे बढ़कर लोग कुछ और अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे कि इंटेलेक्ट है, या कुछ लोग इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग विजडम इस्तेमाल करते हैं, और जनरली फाइनली एजुकेशन लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम इस का मुताला करने के लिए बैठे हैं या इसको समझने के लिए बैठे हैं तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में मालूम होना चाहिए बेसिकली कि इन तमाम जो टर्मिनोलॉजी है इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं। लिटरेसी तो बस ये होता है कि कोई आदमी या कोई शख्स लिखना पढ़ना सीख जाए, कोई एक ज़बान मिनिमम, उसके चंद वो अल्फ़ाबेट सीख जाए, अपने सिग्नेचर करना सीख जाए, कहीं कोई इबारत लिखी हुई है सड़क पर या कोई साइन बना हुआ है तो उसको समझ जाए, इसको कहा जाएगा कि वो लिटरेट पर्सन है। लेकिन जब कोई जानकारी उसको हासिल हो और जानकारी इस तरह की हो कि वो उससे कुछ चाहे फ़ायदा उठा सके या ना उठा सके, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो उसको रिवील कर सके,
यानी उसको ये मालूम चला कि जो प्लस का साइन होता है जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसके लिए एक इंफॉर्मेशन की हद तक है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो नॉलेज भी जनरली इसी कैटेगरी में आती है, इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में। यानी एक आदमी को कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जैसे किसी को मालूम है कि हिंदुस्तान की राजधानी का क्या नाम है, जैसे जनरली हमें बचपन में याद कराया जाता था क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और जब कोई मालूम करे तो उसको बता दे कि हिंदुस्तान की जो कैपिटल है वो नई दिल्ली है, ये उसकी नॉलेज हो जाएगी। लेकिन नॉलेज के बाद ही सारा खेल शुरू होता है। जैसे इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट का मतलब ये हुआ कि एक आदमी है और उसके पास एक नॉलेज है, और उस नॉलेज के बेस पर वो कुछ हल तलाश कर सकता है। जैसे कि किसी पर्सन से कहा जाए कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो बता दे कि 2 और 2 4 होते हैं। ये इंटेलेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। विजडम काफी आगे की चीज है। इंटेलेक्ट और विजडम के बीच में बेसिकली एजुकेशन आता है, हालांकि मैंने एजुकेशन को बाद में लिखा है क्योंकि ये हमारा टॉपिक है समझने का। विजडम ये होता है कि एक आदमी के पास, एक आदमी लिटरेट भी है, उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी नॉलेज है, वो इंटेलिजेंट आदमी भी है, इंटेलेक्ट है उसके पास में, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। वो इस तमाम नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के बाद में सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, और सोसाइटी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसे आदमी को कहा जाएगा कि उसके पास एजुकेशन है, या वो एक वाइज आदमी है, उसके पास विजडम है। तो ये चंद अल्फाज थे जो कि एजुकेशन के ताल्लुक से हम लोग जनरली सुनते हैं। इससे थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। तो मुख्तलिफ पर्पस होते हैं एजुकेशन के, अलग अलग आदमी के लिए ये अलग अलग हो सकते हैं। यानी एक आदमी है जो कि किसी विलेज के बैकग्राउंड से आता है या रूरल बैकग्राउंड से आता है, तो उसका पर्पस डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक आदमी है जो कि मेट्रोज का रहने वाला है, उसके पर्पस डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम इसको देखें कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक पर्सनल कैटेगरी है, यानी पर्सनल रीजंस होते हैं एजुकेशन हासिल करने के, या होने चाहिए, और दूसरा है कलेक्टिव रीजन, जिसको हम कहते हैं इज्तिमाई रीजन होना चाहिए। तो ब्रॉड लेवल पर जाकर के हम एजुकेशन के पर्पस की अगर बात करें कि तालीम को हासिल करने का मकसद क्या होना चाहिए, तो ये पर्सनल लेवल पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, और इज्तिमाई लेवल पर ये रीजन थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। इससे भी अगर थोड़ा सा हट करके हम बात करें, तो पर्पस हम 2 तरह से और तकसीम कर सकते हैं एजुकेशन, यानी सब्सिडियरी रीजंस हो सकते हैं किसी के, और कुछ फंडामेंटल रीजन होते हैं। यानी तालीम को हासिल करने के एक बेसिक फंडामेंटल रीजन है जो सभी का कॉमन होना चाहिए, और सब्सिडियरी रीजंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो हम मुताला करेंगे अभी इन चीज का। तो पहले हम दोनों स्लाइड्स को जो भी हमने देखी है कि टाइप्स ऑफ पर्पस में, एक तो पर्सनल रीजन होता है, एक कलेक्टिव रीजन होता है, यानी इंडिविजुअल लेवल पर रीजन हो सकते हैं और इज्तिमाई लेवल पर रीजन होते हैं उसके। और दूसरा जो है पर्पस एजुकेशन हासिल करने का, वह एक फंडामेंटल रीजन, यानी जो सभी के लिए कॉमन होगा, और दूसरा है सब्सिडियरी रीजन, जो कि थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं। हम शुरू करते हैं अपनी बेसिक बात, यानी जो हमारा आज का टॉपिक है, यानी एट द पर्सनल लेवल, यानी पर्सनल लेवल पर तालीम को हासिल करने के क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या मकासद हैं, एक पर्सन को तालीम क्यों हासिल करनी चाहिए। तो देखिए, इसमें जो स्लाइड आपके सामने है स्क्रीन पर, इसमें मैंने 6 रीजन लिखे हैं एजुकेशन के ताल्लुक से। यानी एक आदमी जब तालीम हासिल करता है, चाहे वो क्लास फर्स्ट से लेकर के अपने PhD लेवल तक हासिल करे, या पूरी जिंदगी में वो एजुकेशन हासिल करता रहे, तो जो उसके रीजंस हैं, वो फर्स्ट रीजन होता है उसका कि पर्सन को एक बेहतरीन लर्नर बनना चाहिए। यानी जो तालीम हासिल करता है एक आदमी, या उस फील्ड में जब जाता है, या क्यों हासिल करनी चाहिए एजुकेशन, तो उसका जो फर्स्ट रीजन है वो ये है कि उस पर्सन को एक बेहतरीन लर्नर बनना है। नॉलेज हासिल करना एक डिफरेंट चीज है, और लर्नर बनना एक डिफरेंट चीज है। अगर आप में से कोई टीचर है तो इस बात को शायद वो अच्छी तरह से जानती होंगी कि जब क्लासरूम में स्टूडेंट्स के सामने टीचर जाता है, तो वो असल में उनको किताब पढ़ाने के लिए नहीं जाता। द बेसिक रीजन इज नॉट टू टीच द स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट इज रिटन इन द बुक्स, यानी किताब में क्या लिखा हुआ है ये उसका असल मकसद नहीं होता, बल्कि उसका असल मकसद ये होता है कि उस स्टूडेंट को वो एक बेहतरीन लर्नर बना दे, यानी उसके अंदर वो कैटलिस्ट डाल दे, उसके अंदर वो इल्म के लिए जज्बा पैदा कर दे कि वो खुद ही उसको सीखने वाला बन जाए। तो असल में एजुकेशन का बेसिक पर्पस जो पर्सनल लेवल पर है,
इंसान के वो यही है कि वो एक बेहतरीन लर्नर बन जाए एजुकेशन के फील्ड में जाने के बाद। अगर वो एक बेहतरीन लर्नर नहीं बन सकता तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक लिटरेट पर्सन है, उसको सिर्फ कुछ अल्फ़ाबेट के बारे में मालूमात है, उसको कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वोकेबलरी उसको आती है, वो एक बेहतरीन लर्नर नहीं है। बस उसने एक इल्म को एक तरह से एक पर्टिकुलर फील्ड से हासिल किया है और दूसरे फील्ड में उसको वो ले जाने की कोशिश कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। तो लर्नर में, और लर्नर एक बहुत बड़ी चीज होती है, और हर पर्सन को ये चाहिए कि जब वो एजुकेशन का पर्पस जानने की कोशिश करे तो उसको ये पता हो कि मैं लर्निंग किस तरह से कर सकता हूँ, इस फील्ड के अंदर जाकर के एक बेहतरीन लर्नर कैसे बन सकता हूँ। दूसरा जो मकसद है एजुकेशन को हासिल करने का वो ये है कि प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक ब्रेन दिया है, हमारे पास एक ग्रे मैटर है। तो देख ले तुम कैसी है अभी, देखिए तो जो वहां खड़े हो तो चले गए, क्या कहने की तो पता ना तो रहा है क्लास चला नहीं, मैंने कही बैकग्राउंड से कुछ आवाजें आ रही हैं प्लीज। तो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान को एक दिमाग दिया है, ब्रेन दिया है, उसको ग्रे मैटर भी कहते हैं। तो एजुकेशन का जो पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिया हुआ जहन है हमारे पास में, उसकी प्रोग्रेस हो, उसका डेवलपमेंट। करीब 20-25 साल पहले जो रिसर्चेस थी वो ये कहा करती थी कि एक बच्चे का जो, जब कोई पैदाइश होती है किसी इंसान की, तो उसके पास जो दिमाग होता है उस वक्त वो सबसे ज्यादा हाई लेवल पर होता है, यानी जो उसका इंटेलेक्ट होता है सबसे ज्यादा हाई लेवल पर होता है। और धीरे धीरे ब्रेन सेल्स जो हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, और उसका जो लर्निंग की कैपेबिलिटीज हैं वो कम होती चली जाती हैं, और बाद में जो कुछ वो बताता है वो अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बेस पर बताता है, यानी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर फिर वो एजुकेशन को हासिल करता है। लेकिन जो रेसेंट रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि अगर जिस तरह से हम अपनी बॉडी की मसल्स को एक्सरसाइज के जरिए से डेवलप कर सकते हैं, उसी तरह से ब्रेन की मसल्स को भी हम डेवलप कर सकते हैं अगर हम ब्रेन का लगातार इस्तेमाल करें एजुकेशन को हासिल करने में। तो इसलिए एजुकेशन को हासिल करने का पर्सनल लेवल पर एक मकसद ये भी होता है कि आदमी अपने इंटेलेक्ट को लगातार डेवलप करता रहे, यानी वो लगातार किताबें पढ़ता रहे, लगातार किसी महफिल में जाकर के वहाँ से इल्म को हासिल करता रहे, लगातार उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो डायलॉग के जरिए से या किसी दूसरे तरीके से अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करता रहे और उसकी प्रोग्रेस करता रहे। ये दूसरा मकसद होता है पर्सनल लेवल पर एजुकेशन को हासिल करने का, यह मकसद होना चाहिए। जो तीसरा मकसद यहाँ लिखा हुआ है वो है एनहांसमेंट इन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी एक पर्सन है वो ये चाहता है कि मैं चीजों को समझूं कायदे के साथ में, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए बेसिकली। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर एनहांसमेंट इन द क्रिटिकल थिंकिंग, यानी हम सभी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको इंसान बनाया है, हमारे पास एक ब्रेन है, थॉट प्रोसेस है हमारे पास में। लेकिन जनरली क्या होता है कि हमें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी नॉलेज हमें हासिल होती है, तो हम उसको फौरन ही मान लेते हैं। लेकिन अगर एक आदमी एजुकेशन को हासिल कर रहा है, उस फील्ड के अंदर है या एजुकेशन हासिल करना चाहता है, तो उसका बेसिक मकसद ये होना चाहिए एजुकेशन को हासिल करने का कि किसी भी नॉलेज को वो ऐसे ही एक्सेप्ट ना करे, यानी किसी ने उसको आकर के कोई खबर दी या न्यूज़पेपर में हमने कोई खबर पढ़ी या किताब में हमने कोई थ्योरी पढ़ी, तो उसको फौरन ही ना मान ले हम कि ये बात ठीक कही गई है, बल्कि जो हमारी अब तक की नॉलेज है उसके क्राइटेरिया के बेस पर हम उसको परखें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, यानी गहराई के साथ में उसको एनालिसिस करें उस थ्योरी का या जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं किताब के अंदर, उसके बाद में हम उस पर यकीन करें। तो इसमें लगातार हमारा एनहांसमेंट होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर, यानी हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो हमारी नॉलेज के बेस पर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो एजुकेशन है बेसिकली वो एजुकेशन नहीं है, बल्कि हम सिर्फ एक तरह से हम सिर्फ मगअप कर रहे हैं चीज़ों को, यानी उनको सिर्फ याद कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको अपने माइंड के अंदर पिरो रहे हैं, बस उसका कोई इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे अगर क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस से हम उसको नहीं गुजारें। ये 3 पर्पज हैं। इसके बाद जो चौथा पर्पज है हमारा एजुकेशन को हासिल करने का, वो क्या होना चाहिए, एक्वायरिंग विजडम। देखिए थोड़ा सा जो भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी आपको, वो ये थी कि एक तो होता है इंटेलेक्ट, एक होता है इंटेलिजेंस और एक होता है विजडम। तीनों में बड़ा बारीक सा डिफरेंस है।
इंटेलेक्ट ये है कि आदमी को मैथमेटिक्स के सवाल करने आते हैं। इंटेलिजेंस ये है कि वो उन मैथमेटिक्स का सवाल, उस मैथमेटिक्स के सवाल का इस्तेमाल करके सोसाइटी को कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। और विजडम ये है कि जितनी नॉलेज उसको हासिल हुई है उसके बेस पर वो सोसाइटी को ये बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसलिए विजडम जो है बहुत आगे की चीज है और ये इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट से आगे बढ़ने की चीज है। तो एक एजुकेटेड पर्सन का या एजुकेशन को हासिल करने का किसी भी पर्सन का ये मकसद होना चाहिए कि वो उस एजुकेशन के जरिए से विजडम को हासिल करने की कोशिश करे। अगर वो विजडम हासिल करने की कोशिश नहीं करता है, इसका मतलब ये है वो सिर्फ एजुकेशन किसी दूसरे मकसद के लिए हासिल कर रहा है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में एक बेहतर कॉज नहीं होगा। पांचवा जो हमारा मकसद है एजुकेशन को हासिल करने का, वो है मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हासिल करना। यानी एक आदमी एजुकेशन हासिल करने के बाद में उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी ज़ात के अंदर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इनकलकेट करे, गेन कर ले। यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर, वो तालीम तो हासिल करते हैं लेकिन मोरली कोई अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए या अपने लिए फील नहीं करते। वो यानी खुद एक वो मोरल पर्सन नहीं बन पाते। ऐसे लोग क्या करते हैं, एजुकेशन को हासिल करने के बाद में उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उनका कैरियर का डेवलपमेंट हो जाए, या बहुत ज़्यादा पैसा कमाए सोसाइटी के अंदर, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोशली एलाइट क्लास के अंदर आ जाए, या फिर सोसाइटी के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत बन जाए। मोरली वो लोग बहुत ज़्यादा डाउन ट्रोडन होते हैं। आपने देखा भी होगा वो लोग सोसाइटी में करप्शन फैलाते हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं होते। तो ये पांचवा मकसद है एजुकेशन को हासिल करने का कि एक पर्सन को मोरली रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। तो छठा मकसद है एजुकेशन को हासिल करने का, वो है कि कॉन्शियसनेस को हम अपने बढ़ा लें। हमारा जो कॉन्शियसनेस का लेवल है उसके अंदर हम एनहांसमेंट करें। कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि हम बेदार हों, है ना। बेदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है। यानी हम सोशली बेदार होने चाहिए, हम पॉलिटिकली बेदार होने चाहिए, हम अपनी फैमिली के लेवल पर हमारे अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप हो, हम दूसरों के एहसासात को समझने वाले हों। अगर एजुकेशन हासिल करने के बाद में हम पर्सनल लेवल पर इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, या एजुकेशन का जो असल मकसद है पर्सनल लेवल पर उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें भी 6 पॉइंट है। स्लाइड में बढ़ाता हूँ प्लीज। ये इस स्लाइड में देखिए आप, इसमें भी 6 मकासद दिए हुए हैं एजुकेशन को हासिल करने के। वो थोड़े से उससे डिफरेंट है जो भी इससे पहली वाली स्लाइड में हमने देखे थे। इसमें देखिए जो फर्स्ट मकसद है ये भी पर्सनल लेवल पर है एक्चुअली। इसमें है ल्यूसिड कम्युनिकेशन डेवलप होना चाहिए। एजुकेशन हासिल करने के बाद में एक फर्द के अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जानी चाहिए कि वो अपनी बात को सही तरह से रख सके और कम से कम अल्फाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा बात को दूसरों के सामने बता सके। ये एक बहुत बड़ा मकसद है एजुकेशन को हासिल करने का, क्योंकि अगर एजुकेशन हासिल करने के बाद में वो अपने नॉलेज को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा सोसाइटी के अंदर, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक इल्म का समंदर तो हो सकता है लेकिन उसके समंदर से कोई दूसरे जो सोसाइटी है वो फायदा नहीं उठा पा रही है। इसी स्लाइड में जो दूसरा मकसद, यानी एक्चुअली ये 7वां मकसद है लेकिन मैंने इसको अलग पॉइंट में डिस्कस किया है। इस स्लाइड में जो दूसरा मकसद दिया हुआ है वो है अंडरस्टैंडिंग जस्टिस एंड द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। हम सभी ये जानते हैं कि सोसाइटी में मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं, सभी का बिहेवियर अलग अलग तरह का होता है। जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं और उन ख्यालात के इख्तलाफ की वजह से उनमें आपस में झगड़ा हो सकता है। ये दो लोग शख्स के दरमियान है। लेकिन जब दो कम्युनिटीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं और बहुत सारे इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं। और जब उनका इख्तलाफ बड़े लेवल पर जाता है तो फिर वो मारपिटाई की नौबत आती है, पुलिस तक लोग जाते हैं और फिर कोर्ट वगैरह उनको जाना होता है। तो ये इख्तलाफ पैदा होने की जो असल वजह है वो ये है कि एजुकेशन हासिल करने के बाद में उन लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया। जब वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते उनमें आपस में इख्तलाफ होता है
और वो जस्टिस का जो प्रोसेस है जो इस्लाम ने बताया है या जिस कंट्री के अंदर वो लोग रहते हैं उन्होंने बताया है, वहाँ जो जस्टिस का प्रोसेस है उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। तो अगर एजुकेशन को हासिल करने के बाद में जस्टिस को नहीं समझ पा रहा कोई आदमी, या जस्टिस के प्रोसेस को नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब है एजुकेशन के पूरे जो मकासद हैं उसको वो फॉलो नहीं कर पा रहा है या उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो हमें इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एजुकेशन का एक मकसद पर्सन के सामने ये भी होना चाहिए कि जहाँ वो रहता है, जिस कंट्री में रहता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुरान मजीद के जरिए से हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, और खुदा के कानून को, शरीयत के कानून को हम पूरी तरह से समझने वाले हों और उसके प्रोसेस को पूरी तरह समझने वाले हों, यानी जस्टिस को किस तरह से नाफिज किया जाएगा, और तभी हमारा एजुकेशन का मकसद पूरा होता है। वरना तो एक इंसान के अंदर और एक जानवर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं हो पाएगा अगर हम कुरान मजीद को और शरीयत को समझ करके उसके कानून को फॉलो ना करें या उसके प्रोसेस को ना समझें। तीसरी चीज जो है यहाँ पर, यानी दूसरी स्लाइड की तीसरी चीज है, वैसे ये 10वां पॉइंट है कि एबिलिटीज ऑफ टेकिंग राइट एंड टाइमली डिसीजन। हम सभी जानते हैं कि जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो डिसीजन लेने में माहिर होता है, फैसले करने में माहिर होता है, या उसको माहिर होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पर्सन डिसीजन तो लेता है लेकिन डिसीजन लेने का टाइम निकल जाता है उसके सामने से। यानी एक डिसीजन है जो मुझे फौरन लेना चाहिए लेकिन मैं उसको 10 मिनट के बाद में लेता हूँ, तो बेसिकली वो डिसीजन नहीं है मेरा। या एक डिसीजन है जो मुझे 4 दिन के बाद लेना चाहिए और मैं उसका फैसला अभी करके अभी उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ, तो ये भी ठीक चीज नहीं है। तो एजुकेशन हासिल करने के बाद में एक पर्सन के अंदर ये एबिलिटीज या ये सलाहियत डेवलप हो जानी चाहिए कि वो सही वक्त पर सही डिसीजन ले ले और उसको नाफिज भी कर दे। ये एजुकेशन का बहुत बड़ा मकसद है। फोर्थ पॉइंट है कि किसी भी पर्सन को एजुकेशन हासिल करने के बाद में एफिशिएंट बनना चाहिए और इफेक्टिव बन जाना चाहिए। एफिशिएंट और इफेक्टिव बनने से मुराद यहाँ पर क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये दो टर्म्स हैं, एफिशिएंट होना और इफेक्टिव होना। असल में ये दोनों मकसद एजुकेशन के बहुत सारे मकासद को पूरा कर देते हैं। यानी एफिशिएंट हो जाए अगर एक पर्सन तो एजुकेशन का बहुत बड़ा मकसद वो पूरा करता है। अगर वो पर्सन इफेक्टिव हो जाए तब भी एजुकेशन के बहुत बड़े मकासद को वो पूरा करता है। एफिशिएंट होने का मकसद ये है कि एक आदमी गिवन टाइम के अंदर, यानी एक आदमी को अगर कोई काम करने के लिए 1 घंटा दिया गया है तो 1 घंटे में उस काम को वो पूरा कर दे, या उस 1 घंटे से कम में भी उस काम को पूरा कर दे। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है सपोज, तो 3 घंटे का अगर उसके सामने पेपर है तो 3 घंटे में वो पेपर पूरा कर दे। या अगर कोई आदमी किसी जॉब के अंदर है, 8 घंटे का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको टाइम दिया है रोजाना सुबह से शाम तक, 9 बजे से 5 बजे तक, तो इस 8 घंटे के अंदर वो अपने जो उसके बॉस ने उसको काम दिया है उस काम को पूरा कर दे। इसको कहा जाएगा एफिशिएंट होना। इफेक्टिव होने से मकसद ये है कि एक स्टूडेंट 3 घंटे में अपना पेपर पूरा करे और इतना पूरा करे कि वो पास हो जाए या मैक्सिमम मार्क्स हासिल करे, तब वो इफेक्टिव पर्सन है। अगर वो इतना नहीं कर पा रहा है इसका मतलब वो फेलियर की तरफ जा रहा है। और अगर एक जॉब वाला पर्सन है, जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया था कि उसको 8 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए, तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 8 घंटे के अंदर वो अपने काम को पूरा कर दे। ऐसा ना हो कि 8 घंटे के काम को वो 3-4 दिन के अंदर पूरा करे। तो ये एक तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो वादा किया गया है वो एक वादा पूरा नहीं होगा और आखिरत में फिर उसकी पकड़ होगी इस ताल्लुक से। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी तालीम का हम ये मकसद रखें कि हम हर काम को एफिशिएंटली पूरा करें और इफेक्टिवली पूरा करें। 5वां पॉइंट इसके अंदर ये है कि हमारा जो बिहेवियर है एजुकेशन को हासिल करने के बाद में वो एथिकल होना चाहिए। हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो एथिकल होना चाहिए, यानी हमारे जो मामलात हैं हमारी फैमिली के साथ में वो एथिकल हो, हमारे जो मामलात हैं हमारे पड़ोसियों के साथ में वो एथिकल होने चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई लूप होल नहीं होना चाहिए। वो तमाम के तमाम मामलात हमारे कुरान और हदीस की रोशनी में होने चाहिए। एथिकल होने का मतलब ये भी है कि रिश्तेदारों के साथ हमारे मामलात बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारे जो बिरादरान वतन है उनके साथ में हमारे मामलात बहुत अच्छे होने चाहिए। और इसी के अंदर फिर हमारा छठा पॉइंट आता है कि हमारा बिहेवियर जस्ट होना चाहिए, यानी हमारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा काइंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरमी के साथ में हम लोग एक्ट करें। अगर हमें गुस्सा आता है तो उस गुस्से को पीने की कोशिश करें, बहुत प्यार के साथ में दूसरों के साथ में मामलात हम करें।
तो एजुकेशन हासिल करने के ये 6 मकासद हैं दूसरी स्लाइड के अंदर। पहली स्लाइड को मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, पर्सनल लेवल पर ये मकासद हैं। पहला मकसद है कि हमें गुड लर्नर बनना चाहिए। दूसरा मकसद है कि हमें इंटेलेक्ट डेवलप करना चाहिए। तीसरा मकसद है कि क्रिटिकल थिंकिंग को हमें डेवलप करना चाहिए। चौथा मकसद है कि हमें विजडम को एक्वायर करना चाहिए, है ना। और उसके बाद में मोरली हमें रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि हमें कॉन्शियसनेस लेवल पर हमें बहुत ज़्यादा आला होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर हमारा कि हमारा कम्युनिकेशन लूसिड होना चाहिए, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। एजुकेशन का मकसद ये भी है। एजुकेशन का मकसद ये है कि हम जस्टिस को फॉलो करने वाले होने चाहिए। कुरान और शरीयत के अंदर जो हमें जस्ट तरीका बताया गया है उसको समझना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसके प्रोसेस को। हमें सही वक्त पर सही डिसीजन लेने की आदत होनी चाहिए, ये एबिलिटी हम डेवलप करें, है ना। और हम एक एफिशिएंट और इफेक्टिव पर्सन बने। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो एथिकल होना चाहिए और हमारा बिहेवियर जस्ट होना चाहिए। तो ये 12 पॉइंट हैं जो कि हमारे पर्सनल लेवल पर हैं, यानी मेरे पर्सनल लेवल पर कैसा होना चाहिए। पर्सनल लेवल से निकलने के बाद में एक आदमी सोसाइटी में जाता है ना। तो सोशल लेवल पर उसकी एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए। सोशल लेवल पर हमारा मकसद होना चाहिए कि हम कोलेबरेटिव पावर को डेवलप करने वाले होने चाहिए। यानी एक आदमी ने इल्म भी हासिल कर लिया, लेकिन वो सोसाइटी में किस तरह से काम करता है कि वो अकेले ही काम करना पसंद करता है। ना तो किसी दूसरे पर्सन का उसके काम में साथ देता है वो, ना जो वेंचर वो डेवलप कर रहा है या जो काम वो करना चाह रहा है उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हुई कि किसी दूसरे शख्स को उस काम के अंदर वो शामिल कर ले। यानी ना तो वो किसी दूसरे शख्स के साथ में काम कर सकता है, ना किसी शख्स को अपने काम में वो शामिल कर सकता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सोशल लेवल पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए और हर पर्सन की कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी पूरी एजुकेशन का इस्तेमाल करे वो दूसरों के साथ कोलेबोरेशन करने में। कोलेबोरेशन करने के बाद ही बहुत बड़े बड़े काम हम लोग कर सकते हैं, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि GIU है, यहाँ पर जितने भी आपके मेंबर्स हैं, अगर वो आपस में कोलेबोरेशन के साथ में काम करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद भी आएगी और काम भी बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर 12 की जगह 50 लोग हों, वो अलग अलग काम करें, तो उनके काम में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हर शख्स की कोशिश होनी चाहिए अपने हर फील्ड के अंदर कि एजुकेशन हासिल करने के बाद में कोलेबोरेशन की पावर को वो डेवलप करें। सोशल लेवल पर हमारा ये मकसद है, दूसरा मकसद, कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को कायम करें। आजकल हम पूरी दुनिया में सुनते हैं कि लोग हमेशा बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से या फिर मौसम के चेंजेस की वजह से या इंसान की एक्टिविटीज की वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। कहीं जंगलों में आग लग जाती है, बहुत सारे जानवर मर चुके हैं, अगर टेम्परेचर दुनिया का बढ़ रहा है। तो एजुकेशन हासिल करने का मकसद हमारा ये है कि, और ये तमाम बातें कुरान के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हुई हैं कि हमें किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बैलेंस कायम किया है इस नेचर के अंदर उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो तालीम हासिल करने के बाद में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को कायम रखें, पेड़ पौधे लगाएं बहुत सारे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेचर के अंदर जो चीज़ें हमें दी हैं उसको हम ठीक तरह से इस्तेमाल करें, वरना हमें भी परेशानी होगी और जो दूसरे इंसान है इस दुनिया के अंदर या जितने भी जानवर हैं तमाम को परेशानी होगी और हो रही है। तीसरा पॉइंट है सोशल लेवल पर एजुकेशन हासिल करने का, वो है इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ डायलॉग। यानी हमें ये पता होना चाहिए एजुकेशन हासिल करने के बाद में कि हम दूसरे लोगों से अच्छे माहौल के अंदर किस तरह से डायलॉग करें, किस तरह से उनके साथ बातचीत करें। कम्युनिकेशन एक अलग चीज है, लेकिन डायलॉग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। सामने वाला है, उसने मुझसे कोई बात कही, मेरे मतलब की बात नहीं है, मुझे वो बात बुरी लग रही है। अब मेरी एजुकेशन मुझे ये बता नहीं, जो मैंने एजुकेशन हासिल की है उसके जरिए से मुझे ये पता होना चाहिए कि उसकी बात को मैं काउंटर किस तरह से करूं अच्छे माहौल के अंदर, तो उस शख्स को बुरा भी ना लगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी नाराज ना हो, और मैं अपनी सही बात को उसके सामने रख भी सकूं, जिससे कि हमारी बातचीत एक अच्छे माहौल के अंदर हो और हम दोनों के मामला भी बहुत अच्छे रहें। या अगर एक ग्रुप है बहुत बड़ा, उसके साथ में डायलॉग हमारा हो रहा है, तो वहां भी इसी तरह की नोयत होनी चाहिए। तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मकसद है कि हम अपने अंदर अच्छे डायलॉग की स्पिरिट को पैदा करें। एजुकेशन के मकासद में एक मकसद बहुत बड़ा ये है कि सोसाइटी को एम्पावरमेंट होना चाहिए। यानी मैं जो भी काम करूं वो काम इस तरह के हों कि मेरी सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर मैं रहता हूं, वो सोसाइटी बहुत अच्छी हो जाए। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए पैसे के, फाइनेंस के जरिए से अच्छा काम करूं। अगर मैं एजुकेशन के फील्ड में हूं तो अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करूं सोसाइटी को एम्पावर करने में, है ना। अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है, उसके पास एजुकेशन है, तो उस एजुकेशन का इस्तेमाल करे सोसाइटी को एम्पावर करने में।
तो किसी भी लेवल पर किसी शख्स के पास जितनी भी एजुकेशन है, उस एजुकेशन का इस्तेमाल करे सोसाइटी को एम्पावर करने में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में। तो पांचवा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि एक पर्सन जो कि एजुकेटेड है, जिसके या एजुकेशन हासिल क्यों करना चाह रहा है, वो उसका ये मकसद होना चाहिए कि एजुकेशन हासिल करने के बाद में मैं सोसाइटी के लिए हेल्पफुल बनूंगा। और जो मुख्तलिफ कल्चर हैं सोसाइटी के अंदर, यानी हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक प्लूरल सोसाइटी के अंदर रहते हैं, यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, यहाँ मुख्तलिफ कल्चर के मानने वाले लोग हैं, उनकी कल्चर का मैं आदर करूं, उनकी कल्चर को मैं बहुत अच्छे एक इस नज़रिए से देखूं कि उनको मेरे नज़रिए से नुकसान ना पहुंचे, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूं जहां उनके लूप होल्स हैं। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा हमेशा ये होनी चाहिए कि अपनी तालीम के ज़रिए से मैं उनको एम्पावर करूं और एक हेल्पफुल सोसाइटी बनाऊं जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हों, ना कि जहां पर लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने और या एक दूसरे के खिलाफ जाएं या एक दूसरे से लड़ते रहें और फिर उनको कोर्ट वगैरह में जाना हो। यहाँ जो लास्ट मकसद मैंने लिखा है छठा, वो है कार्विंग एन अल्टरनेटिव फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि मैं जिस माहौल के अंदर रह रहा हूँ, जिस सोसाइटी के अंदर रह रहा हूँ, जिस नेचर के अंदर मैं रह रहा हूँ, यहाँ बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं, यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज मेरे सामने हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फाइनेंस भी हमें दिया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेचर के अंदर पेड़ पौधे हमें दिए हैं, हमारे चारों तरफ बहुत सारे जानवर हैं, है ना, या हमारे पास जंगलात हैं जिनकी लकड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर बनाने में, और इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इन तमाम चीजों का इस्तेमाल इस तरह से करें कि फ्यूचर में आने वाली जो फ्यूचर वाली जनरेशन है उसको भी उन तमाम चीजों का इस्तेमाल करने का मौका मिले जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हमें अता किए हैं। तो हमें एक अल्टरनेटिव फ्यूचर भी डेवलप करते रहना चाहिए, या अपनी एजुकेशन के जरिए से हमें कोशिश करनी चाहिए कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम जो माहौल छोड़ करके जाएं, एक अच्छा माहौल छोड़ करके जाएं, चाहे वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो या फिर एक सोशल एनवायरनमेंट हो। तो ये सोशल लेवल पर हमारे 6 मकासद थे। तो जरा मैं रिपीट करता हूँ पुरानी स्लाइड्स को, देखिए ये 6 मकसद हैं जो कि पर्सनल लेवल पर हैं, उसके बाद फिर 6 मकसद हैं मकासद हैं जो कि पर्सनल लेवल पर हैं, यानी 12 मकासद हैं जो कि पर्सनल लेवल पर हैं एजुकेशन हासिल करने के, और ये 6 मकासद हैं जो कि हमारे किस लेवल पर हैं, सोशल लेवल पर है। अब हम आते हैं बेसिक बात पर जो शुरू में हमने स्लाइड में बताई थी कि एजुकेशन हासिल करने के बहुत सारे मकासद होते हैं, सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। वो जो भी पिछले मकासद आए थे उसमें से एक आदमी के लिए एक मकसद हो सकता है, किसी के लिए सारे के सारे हो सकते हैं, वो 18 के 18 मकासद हो सकते हैं, वो उन सभी को पूरा करना चाहता है, या एक आदमी उन तमाम 18 मकासद को बहुत आसानी के साथ में समझ सकता है। ये डिपेंड करता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पर्सन की नेचर किस तरह की बनाई है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, वो इन सब तमाम चीजों पर अमल नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो इन तमाम बातों पर अमल कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि एम्बीवर्ट होते हैं, वो इनमें से बहुत सारी बातों पर अमल कर सकते हैं, तमाम पर नहीं कर सकते। लेकिन जो फंडामेंटल पर्पस है एजुकेशन हासिल करने का, वो क्या होना चाहिए, तो वो पहले वाले पॉइंट पे देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है स्लाइड्स के अंदर, अभी आपके सामने पेश करता हूँ उसको। देखिए ये है बेटर व्यूज, बेटर विजन एंड बेटर पर्सपेक्टिव। जो पर्सन भी एजुकेशन हासिल करता है, चाहे किसी भी तरीके से वो हासिल करे, चाहे वो इंटरनेट के जरिए से हासिल करे, चाहे वो चैट जीपीटी के जरिए से हासिल करे, या किताबों के जरिए से हासिल करे, स्कूलिंग के जरिए से हासिल करे, या अनस्कूलिंग के जरिए से हासिल करे। एजुकेशन अनस्कूलिंग के तरीके से भी हासिल की जाती है, यानी हम स्कूल नहीं जा रहे लेकिन हम सड़क पर चल रहे हैं, वहां भी हम एजुकेशन को हासिल करते हैं। वहां बहुत जितनी भी चीजें हम देखते हैं उसके जरिए से हम कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। तो इसका जो फंडामेंटल मकसद है एजुकेशन हासिल करने का, फंडामेंटल पर्पस है, वो क्या है? वो है कि हमारे व्यूज जो है वो बेटर हो जाने चाहिए, यानी हमारा नजरिया जो है वो बहुत निखर जाना चाहिए, हमारा जो विजन है लाइफ के लिए वो बहुत बेहतर हो जाना चाहिए, हमारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं चीजों को देखने के वो बहुत बेहतर हो जाने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान का जो नजरिया है वो सुधर जाना चाहिए, वो बेहतर हो जाना चाहिए, और एक मुसलमान होने के नाते हमारा जो नजरिया है वो एन कानून के और एन शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। GIO के नज़रिए में हम इसको कह सकते हैं कि हमारा नज़रिया ये हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो निज़ाम है, यानी जो एक दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता किया है, उस दीन को हम नाफिज करने वाले बन जाएं, है ना। हमारा नज़रिया ऐसा हो कि हम एक एक चीज़ को परखने वाले बन जाएं बेहतर तरीके से। हम जो भी काम करें इस दुनिया के अंदर, वो काम हम इस नज़रिए के साथ करें कि आखिरत जो हमारी आने वाली है
अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हमारी हाजिरी होनी है, वहाँ पर हमारा हम किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवाब देंगे। तो ये हमारा नज़रिया होना चाहिए एजुकेशन को हासिल करने का। ये फंडामेंटल पर्पस है और ये सभी के लिए कॉमन है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक रिक्शे वाले ने एजुकेशन हासिल की है तो उसका नज़रिया डिफरेंट होगा। इससे पहले जो 18 मकासद थे वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा नज़रिया है जस्ट इन यूजिंग द रिसोर्सेज, यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नेमतें अता की हैं उनको इस्तेमाल करने में हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। यानी ना तो हम कंजूसी से काम लें, हम बुखले से काम भी नहीं लेंगे और हम इसराफ भी नहीं करेंगे। ये हमारा एजुकेशन को हासिल करने का फंडामेंटल पर्पस होना चाहिए। किसी आदमी की इनकम 6,000 रुपये है तो उसको कोशिश करनी चाहिए उन 6,000 रुपये में अपना काम चलाए। किसी आदमी की इनकम 60,000 रुपये है तो उसको कोशिश होनी चाहिए कि उस पैसे का सोसाइटी के लिए भी इस्तेमाल करे, अपनी फैमिली के लिए भी इस्तेमाल करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का शुक्र भी अदा करे, इसराफ किसी भी कंडीशन में ना करे। तो एक बड़ी डेलिकेट सी और बड़ी बारीक सी लाइन होती है रिसोर्सेज को यूज करने में। रिसोर्स सिर्फ पैसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। रिसोर्स वो तमाम चीजें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हैं, वो हमारी नेमत है, वो हमें नेमत के तौर पर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है। इसमें टाइम भी एक रिसोर्स है, टाइम को भी हमें बहुत अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें इल्म दिया है ये भी एक हमारे लिए रिसोर्स है, इसका भी हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी रिसोर्सेज हमें दिए हैं उनके बारे में हमसे सवाल करेगा। तो रिसोर्स में जो सबसे पहली चीज आएगी वो आएगी हमारी नॉलेज। उसके बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे हमारे टाइम के बारे में मालूम करेगा। उसके बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे हमारे फाइनेंस के बारे में मालूम करेगा। तो आखिरत में हमसे रिसोर्सेज के बारे में 5 तरह के सवाल किए जाएंगे। उसमें से नॉलेज के बारे में सवाल होगा, 2 सवाल होंगे हमसे हमारे वक्त के बारे में, और 2 सवाल होंगे हमसे हमारे फाइनेंस के बारे में। तो नॉलेज के बारे में सवाल ये होगा कि नॉलेज किस तरह से हासिल की और उसका किस तरह, और नॉलेज जो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया। टाइम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे सवाल करेगा कि मैंने जो जवानी दी थी उस टाइम का आपने किस तरह से इस्तेमाल किया, और जो पूरी जिंदगी यानी वो भी एक टाइम है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया गया। और फाइनेंस के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे सवाल करेगा कि जो पैसा तुम्हें दिया था उसको आपने, जो पैसा आपके पास आया था उसका तरीका क्या था कमाने का, और उसको खर्च करने का आपका क्या तरीका था। तो ये तमाम रिसोर्सेज है हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिए हुए, और हमें इनका जस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत जुडिशली हमें इसको यूज करना चाहिए। तो ये तालीम को हासिल करने का हमारा बेसिक मकसद होना चाहिए कि हम इन रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरह से और बहुत फायदे के साथ में इस्तेमाल करें। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो ये है कि जो एबिलिटीज हैं हमारे पास में, डेवलपिंग एबिलिटीज टू रिकॉग्नाइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जितने भी अस्माउल हुस्ना हैं उन तमाम के बारे में हमें बहुत ज्यादा गहरी नॉलेज हो जाए। एजुकेशन का हमारा एक पर्पज ये होना चाहिए, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम रहमान है, एक रहीम है, हमें पता होना चाहिए कि इनके क्या मतलब है, और फिर उसको हम अपनी जिंदगी में उतारें। तालीम हासिल करने का एक मकसद हमारा ये है, और ये फंडामेंटल मकसद है। इन तीनों पॉइंट्स है, यानी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं, इन तीनों को अगर हम मिक्स करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर तकवे की सिफत पैदा हो जानी चाहिए तालीम हासिल करने के बाद। यानी 18 वो पुराने पॉइंट जो भी 3 स्लाइड के अंदर आए थे, और 3 ये पॉइंट, यानी 21 पॉइंट मिला करके हमें ये पता हो जाना चाहिए कि तकवा किसको कहते हैं और तकवा अपने दिल के अंदर हम कैसे उतारें। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये देखिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो तालीम हासिल करने का बेसिक मकसद यही है, यानी अगर पिछले जो हमारे 22 पॉइंट्स हैं उसमें से एक पॉइंट भी हमारे दिल हमें पता नहीं चल पा रहा, यानी हम नहीं समझ पा रहे उस पॉइंट को अपनी एजुकेशन के जरिए से, लेकिन एजुकेशन के जरिए से हम सिर्फ ये लास्ट वाला 5वां पॉइंट हासिल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा है। और वो पॉइंट क्या है, वो ये है कि तालीम का बेसिक मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम करीब हो जाएं, यानी अपने इल्म के जरिए से हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल हो जाए। अगर ये हमें हासिल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो तालीम का बेसिक मकसद है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। इसमें कुछ लाइन आ रही है पुरानी वाली, इसको मत ध्यान दीजिएगा। यानी इल्म या नॉलेज या एजुकेशन जो भी हमने बात की थी उसमें यह कि एक्वायरिंग नॉलेज, हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं अपने सेंस के थ्रू, जो सेंस ऑर्गन्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिए हैं, नाक, कान, आंख, स्किन वगैरह, इसके जरिए से हम हासिल करते हैं, इसको हम कहते हैं नॉलेज। लेकिन जब इस नॉलेज की हम प्रोसेसिंग करते हैं अपने माइंड के थ्रू,
है ना, यानी हम नॉलेज हमारे माइंड में पहुंच गई, उसकी हमने प्रोसेसिंग की, तो ये तब्दील हो जाती है एजुकेशन के अंदर। यानी नॉलेज को जब हम अपने दिमाग के जरिए से यूज करते हैं, है ना, इस्तेमाल करते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए, तो इसको कहा जाएगा एजुकेशन। लेकिन जब इस एजुकेशन को हम प्रोसेसिंग करते हैं अपने हार्ट या नफ्स के थ्रू, तो ये फंडामेंटल पर्पस बन जाता है हमारी एजुकेशन का। तो यानी जब एजुकेशन हमारे नफ्स को नफ्सुल मुतमइन्ना की तरफ ले जाता है, तो हमारा एजुकेशन को हासिल करने का बेसिक मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन से हमारे नफ्स जो है वो नफ्सुल मुतमइन्ना में कन्वर्ट होना चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट वर्ड है वो ये है, द वाइज मैन। यानी जो, चाहे आदमी के अंदर इंटेलेक्ट ना हो, चाहे आदमी इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन अगर वो वाइज है, यानी उसका नफ्स इसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से हजरत अबू बकर सिद्दीक का काम किया करता था, और वो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेहतरीन जन्नत की तरफ ले रहा है, तो यही एजुकेशन को हासिल करने का हमारा बेसिक मकसद है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो तालीम के बेसिक मकासद हैं, यहाँ जो पॉइंट आए थे, यानी 22 पॉइंट शुरू में आए थे, उसके बाद 5 पॉइंट बाद में आए थे, इन तमाम में से तमाम को हमारी ज़िंदगी में एजुकेशन के ज़रिए से हासिल करने की तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नसीब फरमाए। और अगर इसमें से कोई पॉइंट हम हासिल ना कर पाएँ, तो जो लास्ट पॉइंट है कि यानी हमारा जो दिल है, हमारा जो नफ्स है, वो नफ्सुल मुतमइन्ना में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी इंशाअल्लाह ताला, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाक। जज़ाकल्लाहु खैर। ये थे मोहतरम तारिक नफीस साहब, जो पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड अटेनिंग नॉलेज के मौजू पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। हमारा अगला टॉपिक है तालीमी इदारों में जीआईयू का किरदार, जिसको पेश करने के लिए मैं दावत दे रही हूँ मोहतरमा अफीफा तहनियात, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन ऑफ जीआईयू। मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और इजहारी ख्याल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अब दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। प्रोग्राम में मौजूद फरमा मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब तारिक नफीसी साहब, सैक मेंबर आइटा उत्तर प्रदेश, और बहन फरहीन फातिमा, जोनल प्रेसिडेंट और एनएफ मेंबर जीआईओ उत्तर प्रदेश वेस्ट, जोनल लीडर्स, मेंबर्स और राह हक के अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे और आपको ये अजीम मौका अता फरमाया है। और आज मेरा उन्वान है तालीमी इदारों में जीआईओ का किरदार। अगर हम आज के हालात देखें तो हम जानते हैं कि जीआईओ बहुत ज़माने से कैंपसेस में काम कर रही है। अगर हम ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो मुख्तलिफ ज़ोन्स में तकरीबन 20 ज़ोन्स और 18 स्टेट्स में जीएओ का काम मौजूद है, और इस हर ज़ोन में कैंपस का काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम आज के हालात देखें, जहाँ पर इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, यूथ के जो चैलेंजेस यूथ को फेस करने पड़ रहे हैं, और जिस तरह से जनरेशन बदल रहा है, हम जेन ज़ी की बात करते थे, आज का जनरेशन है जेन अल्फा, और फिर कुछ सालों में फिर जनरेशन बदलने वाला है। तो इन सब चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरत इस बात की है कि कैंपस के काम को और ज़्यादा मुनज़्ज़म किया जाए। हम कैंपस ही के काम को क्यों इतनी अहमियत देते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कि कैंपस में जीएओ का काम हम क्यों करना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले हम सब जानते हैं जीएओ का मिशन क्या है। यही है कि इलाही हिदायत के मुताबिक समाज की तश्कील नौ के लिए तालिबात और नौजवान लड़कियों को तैयार करना। तो इन नौजवान खवातीन और तालिबात पर काम करने के लिए कैंपसेस आर द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विद। कैंपसेस ही वो जगह है, कैंपसेस इंक्लूड होते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हर जगह। तो यही वो जगह है जहाँ पे कल के यंग माइंड्स, कल के लीडर्स, हमारा यूथ आज इन्हीं जगहों पर तालीम हासिल कर रहा है। कैंपसेस वो जगह होती है जहाँ पे लड़कियों को, यंग माइंड्स जो होते हैं, उनको डिफरेंट आइडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस होते हैं, नई नई दोस्तियां होती है, चाइल्डहुड मेमोरीज रहने दीजिए या फिर
अपने लाइफ में जो बड़े डिसीजंस वो लेने होते हैं वो पूरे इसी दौर में लिए जाते हैं। और इंडिया का पॉपुलेशन है 143 करोड़ प्लस। तो इस पॉपुलेशन के लिए 1114 यूनिवर्सिटीज है, इंक्लूडिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज, एंड इसके अलावा हजारों कॉलेजेस है। और इसी कॉलेजेस में हमारा कल का फ्यूचर आज इस कॉलेजेस में पढ़ रहा है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए जीएयू का काम कैंपसेस में क्यों जरूरी है, इसके ऊपर एक बार हम नजर डालते हैं। तो इन यंग माइंड्स को इनका दिमाग बनाने के लिए आगे जाके ये क्या बनने वाले हैं, ये क्या सोसाइटी के लिए ये क्या कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं, इसके ऊपर अगर हम काम करें तो यही काम है जीएयू का काम। और हम जानते हैं कि जीएयू की एज लिमिट जो है 15 टू 30 ईयर्स ऑफ एज, कैंपसेस में हमें यही एज ग्रुप मिलता है। तो यही काम हमें स्टूडेंट्स में करना है। यही उम्र होती है जब इंसान का दिमाग बनता है फॉर हिज फ्यूचर, वो जो भी अपने फ्यूचर में करना चाह रहा है, या फिर इधर इट इज करियर, और सोसाइटी को जो भी वो सोसाइटी के लिए कुछ भी करना चाह रहा हो वो यही एक टाइम फ्रेम में करता है। तो यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम जीआईयू में यही काम करते हैं कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम उनका नैरेटिव बिल्डिंग का काम करते हैं। तो यही काम हमें कैंपसेस में करना है। तो द फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे हम देखेंगे कि कैंपसेस में हम क्या काम करना चाहिए। अब तक हम देखे हैं कि कैंपसेस में काम करना क्यों जरूरी है, एंड व्हाई ओनली इन कैंपसेस, बिकॉज कैंपसेस ही वो जगह है जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स मिलते हैं, एंड इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 30 ईयर्स ऑफ एज। सो नाउ विल थिंक कि कैंपसेस में हम क्या काम करना चाह रहे हैं। अगर हम देखें कि हमारे अपने जीएयू के अगराज और मकासद को अगर हम देखें, तो पहला पॉइंट ये है कि तालिबात और नौजवान लड़कियों को इस्लाम के सही और जामे तसव्वुर से वाकिफ करवाना। दूसरा, तालिबात और नौजवान लड़कियों को आमादा करना कि वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालें। उसके बाद निज़ाम तालीम में अखलाकी अक़दार और तालीमी इदारों में बेहतर अखलाक और आला तहजीब को फ़रोग़ देना। तो कैंपस के रिलेटेड हमें हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में ही दस्तूर में हमें ये पॉइंट्स मिल गए हैं, तो यही काम तो हमें कैंपसेस में करना है। तो इफ वी कैटेगराइज लाइक मुस्लिम स्टूडेंट्स में हम क्या काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहला यही है कि हमारे अगराज और मकासद मैंने अभी बताया था कि तालिबात में हमें ये चाहिए कि इस्लाम की जो सही तालीमात है उन तक पहुंचाना पहली बात। और ये काम करना है हमें कि तालीमात पहुंचाने के साथ साथ वो अपने अमली जिंदगी में, वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम करे, अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के हिसाब से ढालें। ये काम जीआईओ को करना है। और उसके बाद है उनमें अकामत दीन के लिए काम करने के लिए उनके अंदर जज्बे को उभारना है, और फिर आला तालीम हासिल करने की तरफ फरोग देना है। और उसके बाद है उनके टैलेंट्स और स्किल्स जो भी है उनको बढ़ाना और उन्हें ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ाने की कोशिश करना। यानी कि मुस्लिम स्टूडेंट्स में हम आज देखें तो आम तौर पर ये कहा जाता है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स और मुसलमानों में तालीम हासिल करने के बारे में अगर हम देखें तो वो बहुत पिछड़े हुए हैं। 10th तक पढ़ाते या इंटर तक पढ़ाते, यूजी तक पढ़ाते, इस तरीके के है ना मिसकंसेप्शंस हमारे को सुनने में मिलते, और जो कि कुछ हद तक सही भी है। तो अगर हम इस जनरेशन में, इस डिजिटल दौर में अगर हम अकामत दीन का काम करना चाह रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम उस लेवल तक पहुंचे, उस लेवल तक हमारे अफराद पहुंचे, हमारे मुसलमान बहनें पहुंचे कि वो इस्लाम की सही तालीमात दूसरों तक पहुंचाए। और इसके लिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है आला तालीम हासिल करना। तो और एक चीज जो हमें मुसलमान लड़कियों में करनी है कैंपसेस में, वो है इस्लाम के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने के लिए उभारना। पर्सनली तो हर कोई इस्लाम कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, और अपने दीगर पर्सनल जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं वो सब कुछ करते हैं। लेकिन इज्तिमाई तौर पर जब तक हम नहीं करते तब तक कोई बड़ा इम्पैक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। हम अपने तौर से किसी को कुछ पैसे दे रहे हैं या कुछ चंदा दे रहे हैं या कुछ मदद कर रहे हैं, वो अपने हद तक ठीक है। लेकिन एट अ लार्ज स्केल सोसाइटी में अगर हम कुछ चेंज लेकर आना चाह रहे हैं तो वो इज्तिमाई तौर पर ही हो सकता। तो हमें मुसलमान लड़कियों में यही इज्तिमाई तौर पर काम करने के इस पॉइंट को हमें उन्हें समझाना चाहिए और तहरीक इस्लामी का हिस्सा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये है कुछ पॉइंट्स जो कि हमें मुसलमान लड़कियों में हमें करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स की, सबसे पहली चीज ये है कि इस्लाम का सही नजरिया उन तक पहुंचाना।
इस्लाम के बारे में जो भी मिसकंसेप्शंस है उनको दूर करना। कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस इस बीच में जब हिजाब रो हुआ था तब हुआ था, फिर ट्रिपल तलाक के जब हुआ था, तो इस तरीके से जो जो भी नए नए इश्यूज बनाए जा रहे हैं, उभर के आ रहे हैं, और जिसके वजह से हमारे हमवतनी बहनों में जो भी सवालात उभर रहे हैं, इन सवालात को टैकल करना, डील करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उन उन सवालों का जवाब देना और सही नजरिया इस्लाम का जो भी है उसको पेश करना वो हमारी जिम्मेदारी है। और इस्लाम से जो भी उनकी अगर दुश्मनी हो तो वो बाकी ना रहे, ऐसा अप्रोच हमारा होना चाहिए। हो सकता है कि आपके दोस्त या आपके साथ जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं उनको पहले हमारे बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हो या कुछ दुश्मनी रही हो, कुछ कुछ भी रहा हो, तो आपका ऐसा अप्रोच होना चाहिए। आप कैंपस में इंडिविजुअल लेवल पे आप ये काम कर सकते हैं कि आप उनका नजरिया बदलने की कोशिश करिए, अपने कैरेक्टर से, अपने अच्छे अखलाक से। और फिर उसके बाद है कि हमें, जैसा कि मैंने बताया, इस्लामिक टीचिंग, सही इस्लामी तालीमात जो है उन तक पहुंचाना, कि ट्रिपल तलाक के बारे में रहने दीजिए या हिजाब रो के बारे में रहने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल वो समझते हैं कि हमें हिजाब और बुरखा ये पूरे जबरदस्ती पहनाए जाते हैं, वी आर ओप्रेस्ड, जो कि सही नहीं है, दिस जस्ट अ मिसकंसेप्शन। तो ये बात आप उन्हें बतानी है। और और एक बात ये है कि अगर अभी हमने देखा कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स में हमें क्या करना है, हम एक जनरलाइज्ड व्यू में अगर हम देखेंगे कि कैंपसेस में ओवरऑल हम क्या काम करना चाह रहे हैं, हम जानते हैं कि कैंपसेस में रैगिंग होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिफरेंट हर छोटी बात पे है ना लड़ाइयाँ होती हैं, और गलत राहों पर निकलना, चाहे वो ड्रग्स रहने दीजिए या पॉर्न रहने दीजिए, एनीथिंग, इस तरीके की गलत आदतें, ये पूरे भी, अच्छी आदतें भी हम कैंपसेस हमारे दोस्तों से ही सीखते, बुरी आदतें भी हम कैंपसेस ही से सीखते। तो यही काम हमें करना है कि कैंपसेस में इन चीजों को दूर करने की कोशिश करना। और एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि कास्ट, रीजन, रिलीजियन, कलर, किसी के बारे में भी हो, तो इसको दूर करने की कोशिश करना। तो ये काम हमें जीआईओ की तरफ से कैंपसेस में करने हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम एक कैंपस में पढ़ रहे हैं तो उस कैंपस में हम काम कैसे करें। इफ यू आर स्टडिंग इन अ कैंपस जहाँ पे आप है ना, चाहे आप यूजी में हो, इंटर में हो, स्कूल लेवल पे हो, जहाँ पे भी आप हो, अगर आप उस कैंपस में हो तो आप इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यू नीड टू बिल्ड योर कैरेक्टर। आपको अपना कैरेक्टर ऐसा बनाना चाहिए कि सामने वाले को, अगर आप जीआईयू से आपका ताल्लुक है तो सामने वाले को बस आपके कैरेक्टर से जीआईयू का तारुफ हो जाए। आपको इस्लाम का जो तारुफ है आप अपने कैरेक्टर से दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि नॉन मुस्लिम्स के मिसकंसेप्शंस को हमें दूर करना चाहिए, तो आपका कैरेक्टर ऐसा हो कि आपके कैरेक्टर से उन लोगों का जो भी मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाए। अगर हम उसके अंदर थोड़ा जाएं तो पहली बात यह है कि दूसरों की मदद करना, चाहे वो आपके कॉलेज में कोई इशू रहने दो या कोई रैगिंग का इशू रहने दो या एग्जाम्स में किसी की मदद करनी है या फाइनेंशियल तौर पे अगर आप मदद कर सकते हैं, तो इस तरीके से जो भी छोटी छोटी मदद करना है वो आप उससे आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। यूजुअली होता यह है कि हम जिस भी कैंपस में पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा बहुत है ना इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर अपने अपने में आप में बस अपना क्लास वर्क देखते हैं या फिर टाइम होते ही घर को निकल जाना, बस यही एक रूटीन होता है। बट वी नीड टू डू इज को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना। इट कैन बी एलोक्यूशन, इट कैन बी डिबेट, एवरीथिंग, एनीथिंग, आप जिसमें भी पार्टिसिपेट करना उसमें एक्सेल करने की कोशिश करिए। यू डोंट हैव टू विन, आप है ना हर चीज में फर्स्ट सेकंड प्राइज लाने की जरूरत नहीं है। बस अपना एक नाम बनाना कि आप हर एक को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, आप अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। एंड मोस्टली कैंपसेस में कुछ ऐसे इश्यूज भी डील होते हैं कि एजुकेशन, व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, और एल्स डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशंस होते हैं। तो अगर आप एक अच्छा सा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देंगे तो आपकी एक पहचान बन सकती है। तो आपको को करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आपका एजुकेशनल, आपके जो ग्रेड्स होंगे वो भी बेहतरीन होने चाहिए। मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़े और आपके ग्रेड्स अच्छे हों। एंड उसके बाद है आपके नॉन मुस्लिम्स यानी कि हमारे हमवतनी बहनों से आपके ताल्लुकात कैसे हैं। यूजुअली ये देखा जाता है कि हम जिस भी कैंपस में हैं, यूजुअली मुसलमान जो भी होते हैं वो सब एक ग्रुप बना के बैठते हैं और दूसरे सबको अलग कर देते हैं।
ये तरीका नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप हर एक को यकसा देखें, वो भी आपके दोस्त है, सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान है, ये मेरे दोस्त है, उनके बारे में कुछ गलत बातें बोलना, ये सब गलत है। तो हमवतनी बहनों से भी दोस्ती करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, आपका कैरेक्टर ऐसा हो कि दूसरे लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करे। आप आप अगर जाने के बाद भी आपके पीछे भी लोग आपके बारे में अच्छे से बोले। आपका कैरेक्टर, आपकी जो आपका नाम ऐसा होना चाहिए कि आप एक अच्छे, इंसाफ पसंद, सच्चे और एक नेक अखलाक वाली लड़की हैं। तो ये काइंड ऑफ कैरेक्टर आपको बिल्ड करना है सो दैट यू कैन वर्क इन कैंपसेस। इंडिविजुअल लेवल पे आप जीआईओ का एक नमूना बनना है। आपका एक किरदार देखने से मालूम हो जाना लोगों को कि ये जीआईओ की लड़की है। तो इस तरीके से अगर आपका कैरेक्टर बिल्ड हो तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, उनके ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा और वो भी जीआईओ को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा इम्पैक्ट क्रिएट करने के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में। तो हम अब काम कैसे करें उसके ऊपर अगर हम नजर डालें, तो जो भी हम लड़कियों से मिलते हैं, कुछ मुसलमान लड़कियों से मे बी इट कैन बी लंच टाइम या फिर फ्राइडे के दिन है तो आप है ना, जोहर की नमाज हर रोज आप जोहर की नमाज साथ में पढ़िए, या फिर फ्राइडे के दिन है तो आप कुछ देर के लिए 5 या 10 मिनट के लिए कोई हदीस, कोई कुरान की कोई आयत के ऊपर डिस्कशन करिए, करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन करिए, एनीथिंग। ऐसी छोटी छोटी मुलाकातों में आप उनको जीआईओ का तारुफ करवा सकती हैं। और इस तरीके से स्लोली आप उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम्स जीआईओ में बुला सकती हैं और स्लोली आप उनको जीआईओ का एसोसिएट बना सकती हैं। सो दिस स्लोली आप एक के बाद एक आप उनको जीआईओ का तारुफ करवा सकती हैं। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, आपको पहले ही जाके जीएओ का तारुफ करवा दे के ये हमारी तंजीम है, आज आप इसमें ज्वाइन हो जाओ, ये हमारा अप्रोच नहीं होना चाहिए। पहले आप उनके लिए कुछ मदद करिए, आप बताइए कि आप किस तंजीम से है, आप है ना, जुबानी नहीं बल्कि आपके कैरेक्टर से बताइए कि आप किस तंजीम से है, आप इस्लाम के पूरे सही तालीमात को पूरा फॉलो करती हैं। तो इस तरीके से जब आप उनको इन्फ्लुएंस करें, उस वक्त आप तंजीम का तारुफ करवा सकती हैं। और ये था कि हम जिस कैंपस में पढ़ रहे हैं तो उसमें हम तंजीम का काम कैसे करें। एंड उसके बाद है जो लड़कियां कैंपस में नहीं पढ़ रही हैं, तो उनके ऊपर हम तंजीम का काम कैसे कर सकते हैं। सॉरी, तो जो लड़कियां कैंपस में नहीं पढ़ रही वो कैंपस में काम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज वो लड़कियां जो स्टडीज खत्म हो गई हैं या फिर उनकी शादी हो चुकी है या फिर कुछ और रीजन की वजह से वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं। तो इनको है ना, ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कैंपसेस को कब जाते हैं, यूजुअली कोई कैंपेन हो, कोई इवेंट हो, तो उस वक्त हम जाने की कोशिश करते हैं। तो आपका एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आप किस मकसद से जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कितने वक्त के लिए जा रहे हैं और कौन जा रहे हैं। तो ये एक लेटर की शक्ल में आप उस स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल या एचओडी, जो भी कंसर्न पर्सन है, उनको आप लेटर दे सकते हैं और टाइम स्लॉट आप लेके पूरा ऑफिशियल तौर पे अपना विजिटिंग कार्ड लेके जाके आप एक प्रोग्राम चलाकर आ सकते हैं, इफ यू आर अ कैंपस सेक्रेटरी और अ मेंबर एनीथिंग ऑफ जीआईओ। तो इस तरीके से आप एक स्मूथली एक प्रॉपर प्लानिंग के तौर पे आप काम कर सकते हैं। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज वो लोग जो स्टडीज को डिसकंटिन्यू कर चुके हैं या फिर किसी भी वजह से, इट कैन बी बिकॉज आपका घर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से दूर है, या फिर आपको जिस कोर्स में चाहिए वो कोर्स करीब में मौजूद नहीं है, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से या फिर घर के कुछ इश्यूज की वजह से, वॉट एवर इट मे बी, एनी रीजन की वजह से आप स्कूल नहीं जा रहे या कॉलेज और यूजी या पीजी आप जहाँ पे भी स्टडीज रोक के है। तो ये लोगों के लिए क्या काम है, तो आप ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करते हैं पहले कि हम जो काम कर रहे हैं जीएओ का, ये है ना, जैसा मैं पहले भी बताई, वी हैव टू इन्फ्लुएंस पीपल। हम अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम एक नैरेटिव बिल्डिंग करना चाह रहे हैं। तो इस तरह का काम अगर हम करना चाह रहे हैं तो इस डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, जनरेशन जितना आगे बढ़ रहा है, तो वी नीड टू लेवल अप। सामने वाला जितना वेल इक्विप्ड है, जितना पढ़ा लिखा है, हमें भी उस लेवल तक जाना चाहिए, राइट? ओनली देन ही विल लिसन टू अस। तो हमें चाहिए कि अगर हम उतना लेवल अप होना है तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अगर हम अपनी तालीम डिसकंटिन्यू कर रही हैं, तो आप एक यूनिवर्सिटी को जाना चाह रहे हैं या कॉलेज को जाना चाह रहे हैं कोई एक प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, क्या वो इजाजत देगा? ही वोंट। आप है ना, आप खुद है ना, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप
whatever it is. आजकल तो इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शंस बनाना बहुत इजी है, तो वो कुछ भी आपको है ना कुछ भी कंप्लेन करके आपको है ना टाइम नहीं देंगे, वो स्लॉट नहीं देंगे। तो यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि आपको हालात के हिसाब से अपग्रेड करते रहना चाहिए। हमारा विज़न, हमारा मिशन सब कुछ सेम है, लेकिन अगर हम हालात के साथ-साथ, दुनिया के साथ-साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो दुनिया हमें पीछे छोड़ देगी और जो काम हम अक़ामत-ए-दीन का काम करना चाह रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि आप इंटर में अगर पढ़ाई छोड़े हैं या फिर डिग्री, यूजी, पीजी, एनी अब अगर आप छोड़े हैं तो आप उसको कंटिन्यू करिए। अगर आप यूजी तक पढ़े हैं, पीजी तक पढ़िए, पीजी तक पढ़े हैं, पीएचडी तक जाइए। एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अगर आप बीपीटी सॉरी अगर आप बीटेक और एनी काइंड ऑफ एमबीबीएस है, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस्लामिक स्टडीज की तरफ जाइए। अगर आप मालिमा है तो फाजिला तक जाइए। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अगर आप जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप उसमें एक्सेल करने की कोशिश करिए। आप अपने वर्जन, आप अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करिए। आप अपने आप को अपग्रेड करिए, ओनली देन आप सामने वाले को एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपग्रेड करना है, आपको आगे बढ़ना है एंड ऑल, ये आप कैसे कर सकते हैं? अब आप है ना बाहर तो आप घर से जा नहीं रहे हैं। हियर कम्स डिस्टेंस एजुकेशन। चाहे वो आप है ना डिस्टेंस एजुकेशन के लिए फीस बनिए या फिर ऑनलाइन कोर्सेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इट कैन बी डिप्लोमा कोर्सेस, इट कैन बी सर्टिफिकेशन कोर्सेस। आजकल तो डिग्रीज भी ऑनलाइन पर आ चुके हैं। तो वॉट एवर इट इज, आपकी जो लाइफ स्टैग्नेंट हो चुकी है, आप उसको आगे बढ़ाइए। छोटे से फर्स्ट स्टेप लीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जीआईओ नीड्स पीपल हु आर इन डिफरेंट फील्ड्स। तो अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करिए और अपना बेस्ट वर्जन बनिए अपने लिए और तहरीक इस्लामी के लिए। और एक आखिरी एक पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स बनाना। कैंपस में अगर आप अपना एक किरदार बनाना चाह रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके कोई इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो आपको कैंपस का काम करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको है ना कोई पर्सनली आप किसी को जानते नहीं, तो आप वो कॉलेज को या किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्रोच होना थोड़ा बहुत मुश्किल रहता। तो और जीआईयू के मेंबर को ऐसा होना चाहिए कि वो 24/7 उसको याद होना चाहिए कि वो जीआईयू की मेंबर है। आप जहाँ पे भी जाओ, आप शादी में जाओ, किसी इवेंट में जाओ, जहाँ पे भी जाओ, आपको याद होना चाहिए कि आप जीआईयू के मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ एक अर्ली गोल सेटिंग का एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें हमारे जीआईयू के कुछ मेंबरान भी गए थे। तो उसमें उन्हें मौका दिया गया था कि अपने आप को वो इंट्रोड्यूस कर सके। तो जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी, उन्होंने जीआईयू का भी इंट्रोडक्शन दिया। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, हम जहाँ पे भी हैं, हम किसी भी इवेंट में हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एंड शी वाज द कैंपस सेक्रेटरी, तो उन्हें याद था कि वो अपने जीआईओ को इंट्रोड्यूस करे, सिंस उन्हों कैंपस के हैं। बट हर मेंबर के अंदर भी ये बात होनी चाहिए कि वो जहाँ पे भी हो, जिस जगह पे भी हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करे। इसी तरीके से आपके इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स बढ़ते। अगर हम कॉन्टैक्ट की बात करें तो मैं थोड़े एग्जाम्पल्स भी दे दूं आप लोगों को। यूनिवर्सिटीज के एचओडीज रहने दीजिए, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एनीवन, आप इनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स रखिए और उनसे है ना मालूमात हासिल करने की कोशिश करिए और उनके कैंपस पे प्रोग्राम कराने की कोशिश करिए, या फिर आप उनको उनके अपने ऑफलाइन प्रोग्राम्स में भी बुला सकती हैं। एंड द लास्ट थिंग इज, जैसा कि आप सब जानते हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ जीआईओ जब कायम हुआ था और आज जिस मुकाम पे है, हमने 5 यूनिट्स कायम किए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और 8 स्टडी सर्कल्स हैं हमारे, जो कि फिहरिया के नाम से चलते हैं। डीयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में, ये सब बड़े बड़े मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में हमारे यूनिट्स है। तो इस तरीके का कैंपस का काम जो हम करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप अगर फेडरेशन की भी आप मदद ले सकते हैं। जहाँ पे भी आपको मदद की जरूरत हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फेडरेशन इसकी भी कोशिश कर रहा है कि हर जोन में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उन तक पहुंचे, स्टेट यूनिवर्सिटी तक भी पहुंचे और आपके जरिए से पहुंचे, जोनल लीडर्स के जरिए से पहुंचे। तो आप कोशिश करिए कि आपके जो भी करीब में जो भी कैंपसेस है, आप उन तक जाएं और उसमें अपना काम मुनज़्ज़म करने की कोशिश करें।
और आज के, जैसा कि मैंने बताया, आज के इस दौर में जहाँ पे इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, मिसकंसेप्शंस अबाउट इस्लाम बढ़ रहे हैं, और इस्लामी तालीमात से जो मुसलमान दूर हो रहे हैं, इन सब के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हम मायूस भी हो सकते हैं कि अरे यहाँ पे तो हर चीज इतना तेजी से है ना बढ़ रही, वो हर जगह है ना बस नफरत भरी हुई है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि हालात जितने मुश्किल होते हैं, अपॉर्चुनिटीज उतनी ही बढ़ती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोविड का दौर देखें, तो कोविड के दौर में मुसलमानों ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी, सबको मदद करके। उस वक्त हर तरफ खतरनाक माहौल था, मिसकंसेप्शंस जब भी बढ़े हुए थे मुसलमानों के बारे में, लेकिन हमने उसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया और अपनी एक पहचान बताई। तो यहाँ पे भी हमें यही काम करना है। और कुछ जरूरी हिदायत कैंपस में काम करने के लिए वो ये है कि whenever you are going to introduce, आप कैंपस में जाते ही पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन कराते, राइट? यहाँ पे आपको और एक चीज याद रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन से पहले आप खुद अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाना रहता। बिकॉज अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाए तो हाउ विल द स्टूडेंट्स या फिर जिससे भी आप मुखातिब है वो कैसे आपको पहचानेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, या फिर आप किस लेवल के है ना पर्सन है। क्योंकि आमतौर पर ये समझा जाता है कि अच्छा मुसलमान पूरा है ना बुरखे में है, निकाब में है, हिजाब में है, तो इन्हों है ना ज्यादा पढ़ के नहीं रहते, हमारे को आके क्या की सिखा रहे हैं। तो यू शुड मेक देम नो कि हम क्या है। तो उसके बाद आप बता सकते हैं कि जीआईओ क्या है, और जीआईओ का इंट्रोडक्शन आप करवा सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैंपस में ये होती है कि आप कैंपस का काम क्यों कर रहे हैं, आप ये कैंपस को कहीं को जा रहे हैं, आप ये कैंपस में क्या काम करना चाह रहे हैं, किस बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, इसकी क्लैरिटी आपको पहले से होनी चाहिए। और ये काम हर मेंबर का है, हर इंडिविजुअल का है, सिर्फ कैंपस सेक्रेटरी का नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस तहरीके इस्लामी के जो इस काम को हम लेके उठे हैं उसे अच्छे से करने की तौफीक अता फरमाए और इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अब मैं दरख्वास्त करूंगी अपने तमाम शुरा से कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन पेश करें, इंशाल्लाह हमारे स्पीकर्स उनको आंसर करेंगे। आप में से किसी के भी जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाब सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादी कलिमातिही। मेरी अज़ीज़ आज की अज़ीज़ा सिस्टर अफ़ीफ़ा थानिया, वाइस प्रेसिडेंट, और मोहतरम जनाब तारिक नफ़ीस साहब, और हमारे तमाम ज़ेडएससी और यूनिट लीडर्स, सेक्रेटरी, डीओज, मेंबर्स, एसोसिएट, आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप सब खैरियत होंगे और आपने जिस तरीके से वक्त दिया है इल्म को सीखने के लिए, और बहुत सारे लोग आए लेकिन इसमें से चंद ही लोग 25 लोग जो बचे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ इस बात की है कि शायद वो अमल के जो है वो दारोमदार पे हैं, इस वजह से वो यहाँ तक बैठे रहे और रुके रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ताला ने जिस कदर भी हम शुक्र अदा कर सकते हैं वो कम है कि अल्लाह ताला ने हमें जीआईओ से जोड़ा, दीन में जो है वो पहले सबसे तो दीन में हमें पैदा किया, इस्लाम में पैदा किया, और फिर हमें जीआईओ से जोड़ा, और उसके साथ इतने बड़े और अच्छे हमारे जो एक मिनट
हाँ, इतनी अच्छी हमारे जो रहनुमाई करने के लिए हमें जो स्कॉलर्स मिले हैं, आप सबका बहुत जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फ़ी दुनिया वल आखिरा। सिस्टर तहमीना और सिस्टर आफ़िया और अफ़ीफ़ा और सिस्टर हमारे जो हमारे ब्रदर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना टाइम कीमती वक़्त दिया हमें, और उसके साथ-साथ हमारे तमाम ज़ोन के जो इन्होंने हमें वक़्त दिया इल्म सीखने के लिए, और बेहतरीन तरीके से जो है वो तारिक साहब ने हमें बताया कि हमारे कैसे जो है हमें 3 पॉइंट्स में और बाकायदा पॉइंट्स के तरीके से हमें एजुकेशनल तरीके से बताया कि हमें फंडामेंटल राइट्स हमारी क्या हैं, हमारे सोशल लेवल पे क्या हैं, हमारे ये जो है वो तीनों तरीके से हमें पॉइंट बाय पॉइंट समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कम वक़्त में और इतनी बेहतरीन अंदाज़ से समझाना ही हमें इस कदर भाया है कि अल्लाह ताला बस हमें और आप सबको तौफ़ीक दे कि हम अमल करके और तारिक साहब के लिए सदके जारिया बन जाएँ। और सिस्टर अफ़ीफ़ा ने जो बताया है कि हमें एक जीआईयू कैसा होना चाहिए, जो कैंपस के बेस पे हमें काम करना है, और चलते, उठते, बैठते हमें जो एक नसबुल-ऐन हमारा जो दिखाया है और जो दस्तूर से हमें रिलेट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने मुझे आपके ज़रिए से आपको मिलाया और आपके ज़रिए से मुझे मिलाया, और अल्लाह ताला ता क़यामत तक हमारी आपकी और साथ अता फ़रमाए, और जन्नतुल फ़िरदौस तक हम यहाँ से नहीं बल्कि जन्नतुल फ़िरदौस में हम जाके एक साथ बैठें और बताएँ कि दीन सीखना और सिखाने के साथ-साथ दुनिया को साथ में हमने लेके चले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जो उम्मत है, उसका सबसे पहले इक़रा से ही जो शुरुआत हुई है, और जिस कौम की इक़रा से शुरुआत हो जाए, वो बेइल्म हो ही नहीं सकती, और वो जब तक परवान चढ़ ही नहीं सकती, जब तक वो ये याद ना रखे कि हमारी सबसे पहली वही ही जो है इक़रा से शुरू हुई है। और इल्म हासिल करना हर मर्द और हर औरत के ऊपर फ़र्ज़ किया गया है, और इल्म सबसे बड़ी दौलत भी बताई गई है, और इसके साथ-साथ ये कि जो इल्म पे आ गया, तो वो जन्नत के रास्ते पे आ गया। जिसने इल्म को छोड़ा, उसने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। यानी ये भटकते हुए लोगों को रोशनी की तरफ लाती है। ये वो सूरज है जो हमारे घर-घर जाके हमारे घरों को रोशन करती है। इल्म बच्चियों हम सबको बहुत अहमियत देनी चाहिए कि हम हर दिन ये सुबह जो भी सुबह हो ये सोच के उठें कि आज मुझे कुछ नया सीखना है, आज मुझे अपने अंदर कोई नई सलाहियत लानी है, आज हम कुछ न कुछ नया सीख के दूसरों को सिखाना भी है। क्योंकि आप लोगों ने वो हदीस भी पढ़ी होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इल्म हासिल करता है उसके लिए फ़रिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। अल्लाहु अकबर! उसके साथ ये कि ज़मीन और आसमान की हर चरिंद-परिंद और सारी मखलूक़ात उसके लिए दुआ करती है। हम देखिए हर कोई परेशान है कि मेरे लिए दुआ करिए, मेरे लिए दुआ करिए। आप इल्म के ख़ज़ानों में लग जाइए, हर चीज़, हर मख़लूक़ आपके लिए दुआ करेगी। और ये इल्म बहनों जो है वो विरासत है, हमारी अंबियाओं की विरासत है। इसको हमें याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हमने अंबियाओं का मिशन जो इख्तियार किए हुए हैं, कि हम उम्मत वस्त हैं, हम सही रास्ते पे बताने वाले, चलने वाले और चलाने वाले हैं, हम गलत काम से रुकने वाले और रोकने वाले हैं, तो हम हो ही नहीं सकता कि विरासत अंबिया यानी इल्म को हासिल करना हम छोड़ दें, तो फिर हम दीन को भी छोड़ बैठेंगे, हम जीआईओ में आ ही नहीं सकते जब तक हमने अपने दीन को समझने के लिए अपने इल्म को बरकरार नहीं रखा है। और ये जो है वो इंसान को ज़िंदा रखती है। जैसे कि आपने अभी जो पॉइंट्स लिखे होंगे आई होप, और उन पॉइंट्स को हमें याद रखने की ज़रूरत है, और इसको जो है वो दूसरों तक पहुँचाइए भी। चाहे आप पोस्टर के ज़रिए से, रील के ज़रिए से, बोल के, बता के, लिख के, हर तरीके से शेयर करिए, ताकि हमारे लिए जो है वो कल को सदके जारिया हो सके। क्योंकि आपने वो शेर तो सुना होगा कि इल्म की शमा जो रोशन किया करते हैं, इल्म की शमा जो रोशन किया करते हैं, ज़िंदा रहते हैं वो तो हमेशा कहाँ मरा करते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में आयत फरमाई है कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअमलूना वल्लज़ीना ला यअलमूना इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। बताओ तो सही, अल्लाह ताला झिंझोड़ रहा है इस आयत में कि बताओ तो सही, इल्म वाले और बेइल्म वाले क्या कभी बराबर हो सकते हैं? बल्कि नसीहत हासिल करने वालों के लिए कौन नसीहत हासिल करेगा? अक्लमंद होंगे वही नसीहत हासिल करेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के नज़दीक, रसूल के नज़दीक ये हमारा इल्म अभी से नहीं बल्कि अंबियाओं की विरासत के साथ-साथ आपने कुछ नमूने भी देखे होंगे। जैसे आपको एक शॉर्ट टाइम पे बता रही हूँ कि जैसे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से 378 हदीसें मरवी हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से 2210 हदीसें मरवी हुई हैं। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अलामुद्दीन जो है उनके फ़िक़्ह में इतनी अच्छी पकड़ थी कि वो तमाम आलिम दीन की जो है वो तमाम अंबियाओं की बल्कि जो जहाँ पे रहती थी वहाँ के लोगों में सबसे अच्छी और मुअत्तर ख़ातून मानी जाती थीं।
और हज़रत आबिदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने 10,000 जो है वो मदीने के लोगों में, बल्कि ये मर्दों में 10,000 हैं, बल्कि और औरतों में न जाने कितने जो है वो उन्होंने दीन को आगे पहुँचाया होगा। और आज देख लीजिए कि आप स्पेन की रहने वाली लुब्ना, उनको भी देख लीजिए कि उन्होंने अपने हाथों से 5 लाख जो है वो अपनी किताबें लिख डाली, हाथ से। हम आज जो है वो पढ़ा लिखा हुआ है, थियोरेटिकल तौर पे आज हमारे पास इल्म है, हमारे पास पढ़ने की फुर्सत नहीं है। लोगों ने इस पे हाथ से जो है वो लिख डाला। अगर इस तरीके से हम ये देखें कि हम कहाँ हैं, हमारा मेमार कहाँ था और हम कहाँ आ पहुँचे हैं, तो पता चलेगा कि हमारा जो है वो एजुकेशन में सबसे अच्छी पकड़ होना चाहिए थी। अगर हम इल्म को हासिल करेंगे, तो रास्ते खुद ब खुद आसान होते चले जाएँगे। आज भी एक मुसलमान ही लड़की है, सोफिया कर्नल, आज भी एक मुसलमान के नाते उसका नाम बहुत आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। आज हम ये सोच लें कि हम भी जो है वो एक ऐसा सिर्फ़ हम पढ़े-पढ़ाए और सुने-सुनाए जो है वो उस पे नहीं अमल करेंगे, बल्कि अमल करेंगे तो हम दीन को समझेंगे, समझाएँगे और आपके कॉलेज में, कैंपस में, सोसाइटी में, इवेंट्स में, फंक्शंस में, बस्ती में, डिस्ट्रिक्ट में, आपके मंडी में, बाज़ार में, गली में, मोहल्ले में, हर फैमिली, हर ख़ानदान का मेंबर आपसे कह सके कोचिंग, कॉलेज या कुछ भी यूनिवर्सिटी में कि ये मेंबर होना चाहिए, एक लड़की होना चाहिए तो ऐसी होना चाहिए। जो मुझे आप ये सोचिए कि हम जब दुनिया से जाएँ तो रुखसत हों तो दुनिया वाले कह सकें कि एक वो बंदी मेरे बीच से गुज़र गई है जिसने मुझे दीन और दुनिया में दोनों पैरेलल करके हमें दिखाया है। दोनों ने तरीके से हमें समझाना और जीना सिखा दिया है। हमें इंसानों की गुलामी से निकाल के अल्लाह की गुलामी में पेश कर दिया है। इसके साथ अगर हम देखें तो फिर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम दुनिया से जाएँ तो इस कदर लोगों के हाथ उठ सकें कि वो कह उठें कि हम जो है वो भटक रहे थे, वो हमें राह रास्त पे सिखा गई। हम बीमार थे, यानी रूह बीमार थी, उसने हमें रूह की जो है वो हमें रूह की ग़िज़ा अता फ़रमाई। हम भटक रहे थे, उसने हमें राह रास्त पे ला दिया है। तो ये जो चीज़ें तभी होंगी जब हम ये ओढ़ना-बिछौना अपना बना लें, अपना नस्बुल-ऐन को। इक़ामत दीन को हम अपना ओढ़ना-बिछौना बना लेंगे तो हम आगे चल के इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया और इस दुनिया के बाद जो हम कामयाबी के लिए तरस रहे हैं कि हमें इस दुनिया में नहीं बल्कि दोनों जहान में कामयाबी चाहिए है, तो बहनों हमें इल्म की तरफ आना चाहिए जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नाम अल-अलीम यानी ख़ज़ानों का जो आलिम है वो अल्लाह रब्बुल है। जिससे हम माँगें, अल्लाह ताला फरमा रहा है रब्बि ज़िदनी इल्मा, माँगो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। माँगो तो सही, इब्न माजा की जो हदीस है 925 में, तो इसको जाके सर्च करिए, सिर्फ़ मेरे कहने से नहीं बल्कि अमल करके दिखाइए। और इसमें फरमाया है कि तुम इल्म को, पाकीज़ा इल्म को, पाकीज़ा रिज़्क़ को और अमल साले को तलब करना चाहते हो तो ये दुआ माँगो। इंशाअल्लाह ताला आपको वो इल्म भी मिलेगा जो आज तमाम जो है वो इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन नाफ़े इल्म हमें चाहिए। हमारा और आपका नस्बुल-ऐन एक छोटा नहीं है, हमारा आपका नस्बुल-ऐन बहुत बुलंद है, जो कि आखिरत तक है। और इसीलिए फरमाया है सूरह आले इमरान में आयत नंबर 8 में रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ परवरदिगार, तूने हिदायत बख्शी है और सब जो इसका जो है वो इसके बाद हमारे दिलों को टेढ़ा मत कर देना, बल्कि मैं ख़ताकार हूँ और तू बहुत ज़्यादा देने वाला है। अल्लाह ताला से इल्म माँगिए और अल्लाह ताला से खौफ़ के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला से रुजू करिए और दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमने जो इल्म हासिल कर रहे हैं उस पे अमल की तौफ़ीक अता फ़रमा दे, क्योंकि जो समंदर होता है इल्म का, तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप उसमें अमल करेंगे। जाहिलियत के तमाम समंदरों से इल्म का एक कतरा भी बेहतर है और इल्म के एक कतरे से जो है वो अमल का एक कतरा बहुत बेहतर है। तो अल्लाह ताला से तौफ़ीक माँगिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको ज़िंदा रखे, तो इल्म की बदौलत और ये इल्म के साथ और अपने नस्बुल-ऐन के साथ और इक़ामत दीन पे कायम रखे। फिर लास्ट में अल्लामा इक़बाल की वो शेर है कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फ़ितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फ़ितना, ना हक़ के लिए उठे तो शमशीर भी फ़ितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फ़ितना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार आप सबका बहुत जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फ़िद दुनिया वल आखिरा। आपने जो वक़्त दिया अल्लाह ताला एक-एक सेकंड का आपको कबूल फ़रमाए और क़दर अता फ़रमाए और हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैर। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।